Okay, thank you. So, good morning guys. सुनाई नहीं दिया मेरे को. Good morning. Yes, the energy should be very high. So, तुम लोग सबने अपने मन के मुताबिक जो कोर्स चुना है, that is actuarial science, right? अब इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स है, पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर. कि सबसे पहले ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. ऐसा किसको किसको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? जैसे हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था कि अगर कॉलेज में कोई एक्चुअरीज कर रहा है. इन द फर्स्ट ईयर आई वाज डूइंग ए सीए एज अ कोर्स. सो अगर मान लो कोई एक्चुअरीज कर भी रहा होता था ना, तो हम लोग उसको ऐसे देखते थे, अरे बाबा पता नहीं क्या ही कर रहा है. डोंट जस्ट परस्यू दिस प्रोग्राम बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, बट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट मैथ्स, स्टैट्स. तुम रिस्क मैनेजमेंट समझते हो. जैसे अगर तुमको कोई नहीं समझा पा रहा है, कोई तुम्हारे घर के गली में अगर पढ़ा रहा है, जो मतलब 3-4 पेपर क्लियर कर चुका है और वो पढ़ा रहा है, तो मतलब तुमको अगर कोई नहीं समझा पा रहा है कि क्या कोर्स है, तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. जैसे कि व्हाट वी डू व्हेन वी बिकम अ फेलो एक्चुअली इज वी कैलकुलेट द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. नाउ नॉट नेसेसरली इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट, बट वी कैन price any product correctly to be in a broader sense. It can be a banking product, it can be insurance product, right? We can calculate the reserves. So for example, at a particular point in time, how much money should we have to meet the future contingent liability? Now what do you mean by contingent liability? Contingent liability एक ऐसा liability होता है जो अगर मान लो मेरे को फ्यूचर में कोई एक इवेंट होगा तब मेरे को पैसा मिलेगा या फिर देना होगा. जैसे अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप मरते हो तो कंपनी को पैसा देना होता है आपके डिपेंडेंट्स को. करेक्ट? सो आप जब मरेंगे तब आपके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा. ठीक है ना? तो वो कंटिंजेंट है ना कि आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे. राइट? सो वी डू रिस्क मैनेजमेंट जैसे बैंक में होता है. सो बैंक का मेन फंक्शन क्या है? बैंक पैसा डिपॉजिट रखता है कितना में? 5 में, और लोन देता है कितना में? 10 में. तो बीच का जो होता है उससे बैंक अपना सारा एक्सपेंसेस मैनेज करता है. राइट? और जो बैलेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है. राइट? सो अब सोचो कि बैंक 1000 करोड़ का डिपॉजिट दिया. अगर बैंक का मैं बैलेंस शीट बताऊं तो बेसिकली मान लेते हैं यहां पर लायबिलिटी और यहां पर एसेट है. ठीक है? सो लायबिलिटी में क्या आएगा? जो डिपॉजिट्स है ये 1000 करोड़ का हो गया, और जो यहां पर बेसिकली लोन्स है ये बैंक का एसेट हो जाएगा ना. बैंक ने जो लोन दिया है वो एसेट है, गलती मत करना. ठीक है ना? बैंक ने जो लोन दिया है वो बैंक का एसेट है. तो मान लेते हैं बैंक ने 800 करोड़ का लोन दे दिया, तो क्या बैंक यहीं पर रुक जाएगा? द आंसर इज नो. आज जैसे मान लो मेरे को लोन चाहिए था, अभी मेरे बेटे का फंक्शन वगैरह था, या फिर मान लो मेरे को 3 जगह पे और सेंटर खोलना है, तो ये वाला प्रॉपर्टी मेरा खुद का खरीदा हुआ है, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है. ठीक है? 10 साल मेहनत करने के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी बनाया. तो बैंक को मैंने बोला कि भैया आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, ठीक है, आप मेरे को थोड़ा लोन दो. जब आप प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते तो उसको लोग मॉर्गेज बोलते हैं. तो बैंक को मैंने बोला भैया आप मेरे को लोन दीजिए. तो बैंक बोला ठीक है सर, हम एक हेयर कट अप्लाई करेंगे. हेयर कट मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन गो अप और डाउन. तो बैंक बोलेगा पूरा 3 करोड़ का लोन नहीं दूंगा, 20 से 30% हम अपना हेयर कट रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द वोलैटिलिटी इन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट दैट यू आर कीपिंग एज अ कोलैटरल. सर क्या बोल गए आप? मतलब बोलने का मतलब है कि आज जैसे मान लो तुम बंधन बैंक का शेयर रखता है एज अ कोलैटरल, तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना. जैसे यस बैंक, प्रॉपर्टी स्टिल बिट स्टेबल. तो 3 करोड़ का कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे 50 लाख होगा. तो बैंक बोलेगा भैया हम आपको 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं. ठीक है ना? बैंक बोलेगा हमको 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, तो वो 2 करोड़ का लोन को मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूं. राइट? सो बैंक क्या करेगा? यहां पर रुकेगा नहीं. बैंक बोलेगा देखो मेरा भी तो कुछ एसेट है ना. तो बैंक इसको दिखाएगा तुम लोग को, बोलेगा देखो मेरे को 800 करोड़ रुपए आने वाला है, तुम लोग आज मेरे को पैसा दो, फिर जैसे ही मेरा पैसा आ जाएगा हम तुमको ब्याज के साथ चुका देंगे. तो वापस से बैंक क्या करेगा? क्रिएट करेगा. वापस से बैंक क्या करेगा? 600 करोड़ लोन पे ले लेगा और फिर वापस से लोन दे देगा. समझ रहे हैं ना? तो बैंक इस तरीके से वापस से लेवरेज लेता है. लेवरेज मतलब क्या होता है? रिस्क. माने यही प्रोसेस को बैंक बार बार रिपीट करता है. ठीक है ना? सो तुम एक कंपनी का डेट इक्विटी समझता है. डेट और इक्विटी. डेट मतलब क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल मैंने अपना 100 रुपए लगाया है, मैंने मार्केट से 400 रुपए उधार पे लिया है और 500 रुपए से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बैंक भी तो ऐसा कर सकता है ना. बैंक यहां पर नहीं रुकेगा, बैंक अपना एसेट बुक दिखाएगा. ठीक है ना? और वापस से सिक्योरिटीज इशू करेगा. इसको बोलते हैं एसेट बैक सिक्योरिटीज. इसको आगे जाकर अगर तुमको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट करने का इच्छा होगा तो उसमें से बहुत डेप्थ में है. ठीक है ना? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एसेट बैक सिक्योरिटीज. मतलब बैंक इज इशूइंग मोर एंड मोर
सिक्योरिटीज टू यू पीपल, जिसका बैकिंग क्या है, जो मॉर्गेज लोन्स है या फिर जो एसेट बैक लोन्स है। अब अगर मान लो जो ओरिजिनल जिसने लोन लिया था, ये वाला जिसने लोन लिया है, अगर ये पैसा नहीं देगा तो क्या बैंक को पैसा मिलेगा? नहीं। और अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो वापस से जिसको बैंक ने सिक्योरिटी बेचा, क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं। बैंक क्या कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारा मॉर्गेज लोन्स है, इसको एक सिक्योरिटी में कर दिया रीपैकेज और बोला वापस से मैं लोन दे रहा हूं, वापस से मैं लोन दे रहा हूं। तो बेसिकली अब अगर एक चीज समझो, बैंक सिक्योरिटी इशू कर दिया, ठीक है। अब अगर ये लोग पैसा नहीं देगा, अब अगर ये लोग पैसा नहीं देगा, जो सेकेंड लेयरिंग में जो लोग भी लोन दिया, क्या वो लोग को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम बोले कि भाई मेरा पैसा आने वाला है, तुम हमको दे दो पैसा। अगर वो नहीं देगा तो क्या हम तुमको चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो जहां जहां पर रिस्क है और जहां जहां पर पैसा है, वहां वहां पर हमारे जैसे लोग काम करते हैं। जैसे पेंशन में, इंडिया में क्या होता है कि पेंशन अभी उतना बेसिकली प्रिवेलेंट नहीं है। पेंशन उतना प्रिवेलेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आज के दिन पे मेरा जो एम्प्लॉय बेस है, तुमको देख के लगता होगा इट्स जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट इट्स नॉट। ये एक सोच है, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सोच है। तो बेसिकली हमने 100 से भी ज्यादा अच्छे अच्छे लोग को हायर कर लिया है। कभी आगे जाके तुम अपना बिजनेस करेगा, 99% डिपेंड करता है कि तुमने कैसे लोगों को हायर किया है। अगर तुम्हारा स्टाफ क्वालिटी अच्छा है, इफ यू आर हायरिंग प्रोफेशनल टीम्स, ठीक है ना, तो तुम्हारा बिजनेस सक्सेस होगा, ये 100% गारंटी है, गारंटी है, ठीक है ना। सो बेसिकली समझो कि आज हमने 100 लोगों को हायर किया। नाउ द पॉइंट इज दैट कि तुम पेंशन में क्या होता है ना, बाहर में क्या होता है, कोई भी हो, छोटा से छोटा फर्म हो तो उसको पेंशन देना पड़ता है। छोटा से छोटा फर्म भी होगा ना तो भी उसको पेंशन देना होगा। बट इंडिया में ऐसा प्रिवेलेंट नहीं है। तो पेंशन का जो भी सारा वैल्यूएशन होता है, पेंशन क्या होता है, एम्प्लॉयर बोलता है, मान लेते हैं सैलरी है 1 लाख रुपया, सैलरी है 1 लाख रुपया, एम्प्लॉयर बोलेगा आप दीजिए 5% और हम भी देंगे 5%, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। मिला के हम लोग एक पूल फंड में डालेंगे, मिला के हम लोग एक पूल फंड में डालेंगे और जब आपका रिटायरमेंट होगा तब वो पैसा आपको एक साथ देंगे। और उसमें भी क्या होता है, बैंक बोलता है या फिर जो पेंशन वैल्यूएशन कंपनी है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हम आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं देंगे। क्यों? 65 साल में एक बूढ़ा सटिया गया, सोचो बूढ़ा का माथी फिर गया, कोई बूढ़ा ही उसको देख के पसंद आ गया। तुम लोग देखा है लाइफ इन अ मेट्रो अगेन, ये सब मूवीज नहीं देखा है ना, उसमें दिखाता है कि 65 ईयर्स पे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी अगेन रीयूनाइट करते हैं और वो लोग दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं। उसका भी वाइफ है और उसका भी हस्बैंड है, ठीक है, ये सब दिखाता है मूवी में। तो फिर वो लोग, अब जैसे वो बुढ़िया बोली कि पैसा सारा मेरे को दे दो, तो बूढ़ा तो उड़ा देगा उस पे, तो इसलिए बोलता है कि आपको एक एन्युटी फॉर्म में ही पैसा देंगे हम लोग। एन्युटी फॉर्म क्या होता है, मान लेते जो तुम्हारा पॉट है 65 साल पे, उसमें 10 करोड़ रुपया है, तुम लेके जुआ सट्टा खेल लिया तो क्या होगा? हो ही सकता है ना कोई तुमको बेवकूफ बना दे, आज के दिन पे इतना स्कैम हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे बोल ही सकता है कि मतलब आजकल ऑफर नहीं दिखता है कि भाई एक लाइटर खरीदो और एक फ्लैट फ्री, ठीक है, फोन में तुम्हारा आता है कि भाई एक कोको कोला खरीदो और तुमको लॉटरी, वैसा कुछ स्कैम कर ही सकता है। तो ये बेसिकली आपको एक एन्युटी फॉर्म में मिलेगा, ये वाला जो है ये आपको बेसिकली एक एन्युटी फॉर्म में मिलेगा। एन्युटी फॉर्म का मतलब क्या होता है, बोलेगा 10 करोड़ रुपए है ना, आपको हर महीना हम 10 लाख रुपए देंगे, समझ गया। तो बेसिकली पेंशन का भी इंडिया में उतना चलन नहीं है, बट बाहर में आपको जैसे आपने देखा होगा कोई फुटबॉल फैंस हो तो जो बड़ा बड़ा फुटबॉल टीम्स होता है ना, उसमें देखो एऑन बोल के लिखा रहता है, AON, एऑन। तो बेसिकली वो क्या है, बहुत बड़ा एक पेंशन वैल्यूएशन कंपनी है जो फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, समझ गया। सो आज के दिन पे अगर तुम देखते हैं बहुत लोग, तुम कॉलेज में भी जाएगा मिलेगा या फिर स्कूल में, बोला हमको स्टॉक मार्केट में जाना है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि आज के दिन पे स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तुम्हारा सोच के ऊपर में है, जहां जहां पर रिस्क है वहां वहां पर बेसिकली हमारे जैसे लोग काम करते हैं। अब जैसे दीदी वॉन्टेड टू मेक कैलकाटा लंडन एंड लंडन ब्रिजेस फॉल डाउन, पढ़ा है कि नहीं, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग, नहीं सुना ऐसा तुम लोग। तो बेसिकली तो यहां पर देखो कभी भी ब्रिज गिर जाता है, तो हमको तो ये नहीं समझ में आता कि ब्रिज के ऊपर से जाएं कि नीचे से जाएं। तो ब्रिज गिरने से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है, बट ब्रिज गिरने से हम लोग कोई वास्ता नहीं, लेकिन ब्रिज गिरा तो उससे कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ उसको एस्टिमेट करना और उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना कि आगे कभी ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है। जैसे मैं जेवियर्स गया था इंटरव्यू लेने के लिए, वहां भूकंप आ गया, सच बोल रहा हूं, मतलब अचानक से वहां भूकंप आ गया। तो बेसिकली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जैसे कि यूएस में तुम्हारा हरिकेन, टोर्नाडो, तुम साउथ एशिया जाएगा, साउथ एशिया जैसे कि तुम्हारा मलेशिया, सिंगापुर, ये सब साउथ एशिया में आता है, ठीक है। तो वियतनाम, वहां पर क्या होता है ना, पानी में बहुत ज्यादा तेज बहाव आता है,
तो फ्लड बने, वहां पर क्या होता है, एक सी राइड होता है, मतलब वो सब बंद हो जाता है तुम्हारा जून जुलाई बारिश का टाइम में, ठीक है ना। तो वो सब जो जैसे जापान में क्या आता है, सुनामी आता है, राइट। बट जापान इतना जल्दी कैसे खड़ा हो जाता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उसका एकदम ऑन पॉइंट है कि कोई भी मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, मेरे को कंपनी से पैसा आएगा, और बेसिकली हम अपना जो भी है, अल्टीमेटली सारा खेला तो पैसा का ही है ना। पैसा होगा तब क्या कुछ नहीं हो सकता जीवन में, है कि नहीं। आज हम लोग घर से बाहर निकले इतना धूप में, क्या चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए ना निकले। तो बेसिकली कोई भी टाइप का प्रोडक्ट, अब जैसे मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसका मेन पार्ट क्या है, लेग्स है, उसका लेग्स इंश्योर्ड है। कोई सिंगर है डुआ लिपा, उसका लिप्स इंश्योर्ड है, ठीक है। वो गाई कैसे, उसका लिप्स को कुछ हो गया तो उसको पैसा तो नहीं आएगा फिर। सो कोई भी टाइप का प्रोडक्ट तुम देखते हैं, जैसे इंडिया में गाड़ी निकालना है तो तुम बिना इंश्योरेंस के इंडिया में गाड़ी नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। सो मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ पॉलिसी है। इंश्योरेंस इज अ वे टू स्टेबिलाइज योर कैश फ्लोज। इंश्योरेंस इज अ वे टू स्टेबिलाइज योर कैश फ्लोज। स्टेबिलाइज योर कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे मम्मी पापा तुमको घर पे क्या बोलते हैं, पैसा, क्या घर पे क्या ज्ञान मिलता है, जल्दी बताओ, पैसा बचाओ, और तुम बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ये बोलता है ना, तुमको पैसा का कोई कदर नहीं है, ये सब बोलता है ना घर पे कि पैसा का तुमको कोई कदर नहीं है, मेरे को भी मिलता है, ठीक है। अब जैसे घर में धनिया पत्ता खत्म हो गया था, तो मम्मी बोली धनिया पत्ता खत्म हो गया है, तो मैं ब्लिंकिट कर दिया, उसमें मम्मी को सुना दी, बोली तुमको कोई वो नहीं है, 20 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रहा है। हम बोला हम नीचे जाता, घर पे गेस्ट आए हुए थे, हम बोला घर नीचे जाता, धनिया पत्ता लेता, आता तो गेस्ट चले जाते देर में, ठीक है। सो बेसिकली अब वो जो है वो है, तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि तुमको पैसा कोई कदर नहीं है। तो तुम ये सोचो कि फ्यूचर में कॉन्टिजेंट इवेंट क्या क्या हो सकता है। तुम्हारा इनकम जा सकता है, जैसे तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारा इनकम जा सकता है, तो बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तुमको कुछ हो जाए तो हेल्थ पॉलिसी होता है, तुम्हारा लाइफ में कुछ हो जाए तो लाइफ पॉलिसी होता है, राइट। ऐसे करके बहुत सारा पॉलिसीज होता है। तो कोई भी मान लो तुम्हारा होम पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा घर में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तुम्हारा घर टूट जाए, ठीक है ना। तो हर एक चीज का अगर तुम इंश्योरेंस ले लेगा लाइफ में, तो वो जो मम्मी जो बोलते हैं ना कि फ्यूचर में कभी आपदा आएगा तो पैसा काम में आएगा, तो वो आपदा बेसिकली है, उसको अगर तुम इंश्योर कर लेते हो तो तुमको हर महीना थोड़ा 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 करके प्रीमियम देना होगा, और बेसिकली तुम्हारे सारा आपदा को तुम इंश्योर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, दांत में दर्द होता है तो मम्मी क्या बोलती है कि एक दवाई दे रही है खा लो, राइट। इंडिया में डेंटल का उतना अभी प्रचलन नहीं है, फिर भी तुम देखता है छोटा मोटा डेंटिस्ट का है, बट यूएस में यूके में डेंटल इंश्योरेंस एक बहुत इमर्जिंग चीज है। क्यों, क्योंकि वहां पर लोगों को मालूम है इट्स वेरी सेंसिटिव, माउथ इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, तो माउथ का अगर अच्छे से केयर नहीं करेगा तो एनी काइंड ऑफ डिजीज कैन डेवलप, माउथ कैंसर हो सकते हैं, तुमको अल्सर्स हो सकते हैं, राइट। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, इसको क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर उसका अलग से वो है, क्योंकि इंडिया में लोगों का हम तुमको रियलिटी बताता है, तुम आगे जाके तुमको 5 साल बाद जो चीज समझ में आएगा हम तुमको आज बता सकता है। इंडिया में लोगों का जीवन का कदर नहीं है, क्योंकि 160 करोड़ का पॉपुलेशन है, राइट, एंड 99.99% लोग अपना करियर को लेके बहुत ज्यादा वो है। तो इंडिया में जैसे हम देखता है, जैसे तुम कभी सोचा कि हमको बिजनेस करना है, ठीक है ना, तो बिजनेस में तुम देखिएगा चलो हम यहां पर एक मैराथन कंडक्ट करते हैं या फिर हम कुछ ऐसा चीज करते हैं। यहां 95% लोग तो डेली वेज अर्नर्स है। तुम समझो इसका मतलब आज के दिन पे अगर मैं यहां नहीं आके पढ़ाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। तुम अगर नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारा फ्यूचर सब लोग घर पे तुमको बोल करेगा भाई देखो 5 साल का टाइम तुमको दे रहे हैं, उसके बाद तुमको ही घर संभालना है। तो यहां पर वैसा टाइप का चीज नहीं चल सकता है। तो इंडिया में लोगों का जान का उतना कीमत ही नहीं है। तुम गांव में जाएगा या फिर तुम अपना घर में पूछेगा पापा से, दादाजी से, मम्मी से कि आपका लाइफ पॉलिसी है क्या, आधा लोग बोलेगा नहीं है हमारा। समझ रहे, एक तो अवेयरनेस भी नहीं है। तो इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट। अभी जैसे रिसेंट में 2-3 और कंपनीज आ गया, एक जियो अपना लॉन्च किया और अलायंस के साथ में टाइप में लॉन्च किया, जियो अलायंस। तुम सर्च करना, जियो अलायंस इज न्यू कंपनी कमिंग अप, कीवी इंश्योरेंस इज न्यू कंपनी कमिंग अप, ठीक है ना। देयर इज अ गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद, तो वहां पर बेसिकली मोर एंड मोर री इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग अप, सो द स्कोप इज वेरी हाई। एंड डोंट ऑलवेज गो विद द ट्रेंड कि भाई हमको स्टॉक मार्केट में जाना है। तुम देखोगा लास्ट 3-4 साल से स्टॉक मार्केट में उतना रिटर्न नहीं बना है। तुम अपना पापा का पोर्टफोलियो खोल के देखना, पापा से बात करना है, फिर घर में जो भी आसपास स्टॉक मार्केट करता है, बोले कैसा चल रहा है, बोले यार मार्केट तो बहुत खराब चल रहा है। तुम समझे, तुमको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा। उसमें बेसिकली तुम्हारा इक्विटी होना चाहिए, बॉन्ड्स होना चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए। मैं मूर्ख,
मैं क्या किया, स्टॉक मार्केट में ये लगा दूं, वो लगा दूं, ऐसा वैसा। विनर इज माई मॉम। वो डे वन से मेरा पैसा का बोलती थी, जो भी पैसा आता था तुमको मेरे को इतना रुपए देना होगा, एंड वो उसका खाली गोल्ड खरीदती थी। आज देख लो, गोल्ड एंड सिल्वर। आज के दिन में माई मॉम इज द विनर, मॉम 1 प्रवीण 0। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि ये सारी चीजों का जो एस्टिमेट होता है या फिर कोई भी टाइप का, आप जैसे वी आर वेरी गुड एज ट्रेडर्स, हम लोग बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हैं। क्यों हम लोग ट्रेडिंग अच्छा क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा कैलकुलेटिव माइंडसेट बहुत अच्छा है। आगे जाके तुमको अगर मैनेजमेंट डिग्री करना होगा, देखो लाइफ में कुछ कुछ रोल्स ऐसा है जहां पर अगर तुम्हारे पास एक मैनेजमेंट डिग्री नहीं है तो तुम एंटर नहीं कर सकते हो। जैसे कि सीईओ रोल्स टाइप के हो गए, या फिर मान लो फाउंडर्स ऑफिस वाला रोल हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन अटेन व्हेन यू आर एक्चुअरी, इज द अपॉइंटेड एक्चुअरी, or you can become the chief risk officer, or in most cases if you are exceptionally good, you can open your own consulting firm, or you can become a partner in a very big consulting firm, or you can become the CEO. But some of the times you need management. But अगर तुम इस कोर्स को एकदम अच्छे से करता है, तुम्हारा प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा। आने वाला टाइम में सिर्फ रिस्क का ही वैल्यू है। तुम देखो ना आज के दिन पे रिस्क कैसे बढ़ रहा है। आज के दिन पे तुम एक कॉलोनी देखेगा, अगर उसमें पहले एक दुकान था, ठीक है ना, आज के दिन पे 10 दुकान हो गए, तो रिस्क बढ़ गया ना, रिस्क बढ़ गया। आज के दिन पे सब लोग को क्या चाहिए, ज्यादा। सब लोग स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क मॉडल्स कौन बनाएगा, हमारे जैसे लोग बनाएंगे, राइट। दे नीड पीपल लाइक अस, दे नीड पीपल लाइक अस। आज के दिन पे क्या हो रहा है, एक नॉर्मल आदमी क्या कर रहा है, बोला हमको स्टार्टअप करना है, तो 1 रुपया कमा रहा है और 10 रुपया जला दे रहा है। बड़ा से बड़ा कंपनी क्या कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है और 1000 रुपया जला दे रहा है। बोले इससे अच्छा तो तुम कमाओ ही मत। तो इतना ज्यादा जो रिस्क ले रहा है, इसको मैनेज कौन करेगा, हमारे जैसा लोग करेगा। वी आर रिस्क मैनेजर्स, ठीक है ना। कोर्स में तुमको कंसिस्टेंटली, आज हम एक बात बोलेगा, वापस से हर दिन एक ही चीज बोलेगा, तुमको हर रोज 2 घंटा पढ़ना होगा। बाकी तुम 22 घंटा क्या करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर हर रोज कंसिस्टेंटली 2 घंटा पढ़ रहा है, एक सर्टेन टाइम पे पढ़ रहा है, तो तुमको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तुम जो भी कुछ सुना है सब फालतू सुना है, कि यहां पर देखो साइंस है तो इसमें साइंस का भी कोई फिजिक्स वगैरह कुछ ही सब नहीं है, नॉर्मल कोर्स है, ठीक है ना। तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम, ये सब आना चाहिए, दैट्स इट। और तुमको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ 13 एग्जाम्स, ओनली इन 4 एग्जाम्स यू विल हैव मैथ्स। उसके बाद में पूरा प्योर थ्योरी है एंड एनालिटिक्स है, ठीक है ना। तो 13 का 13 पेपर में, अब जैसे मान लो कोई पढ़ा रहा है जिसका 2 ही पेपर क्लियर है, फिर 3 ही पेपर क्लियर है, वो तो बोलेगा ना भाई सारा पेपर में मैथ्स है, क्योंकि वो तो आगे का जर्नी देखा नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ 4 पेपर में तुम्हारा मैथ्स है और बाकी कोई पेपर में मैथ्स नहीं है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम सीएफए करो, तुम एफआरएम करो, तुम एमबीए करो, तुम सीए, तुम कुछ भी कर सकता है इसके साथ में तुम कुछ भी कर सकते हैं। इसको दिमाग में बर्डन नहीं बनाना है और दिमाग में चढ़ने भी नहीं देना है। इसको स्ट्रेस का कोई बात नहीं है। तुमको हर रोज बस 2 घंटा पढ़ना होगा। तुम्हारा हर 6 महीना में एग्जाम होगा, तुम 2 एग्जाम करके आराम से देके तुम इसको निकाल सकते हैं। हर 6 महीना में तुमको 2 एग्जाम देना है, हर 6 महीना में तुमको 2 एग्जाम देना है, एंड कंसिस्टेंटली यू कैन डू इट। योर सीनियर्स हैव डन इट, ओके, फ्रॉम दीज बेंचेस ओनली दे हैव डन इट। सो देयर इज नो एज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम काइंड ऑफ थिंग। प्रॉब्लम इज ओनली देयर व्हेन यू गेट डिविएटेड मतलब जैसे तुम क्लास में आना बंद कर देगा। डोंट सी द ट्रैवल टाइम। तुम ट्रैवल टाइम अगर अपना देखेगा कि भाई मेरे को 1 घंटा लग रहा है आने में, 1 घंटा लग रहा है जाने में, नहीं, वैसे नहीं होता है। उस तरीके से कैलकुलेट नहीं हो। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम बचाना कि पास होना। अगर पास होना टाइम है, मैं तुमको बताता हूं सब बच्चे क्या करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट डे सब लोग क्लास में आएगा, फिर उसके बाद 10 क्लास के बाद में ऑनलाइन मैच चला जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट ओवर जाके कि 1 या फिर 2 बच्चा ही आ रहा है, और यही बच्चा लोग पास होता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम कोर्स नहीं है, इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ कंसिस्टेंसी का, कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। अगर आज से तुम 4 साल अपने आप को कमिट कर देता है कि जब तक ये काम मेरा खत्म नहीं होगा। अब जैसे टुडे वी गॉट रजिस्टर्ड एज गार्प अप्रूव प्रेप प्रोवाइडर्स एफआरएम के लिए, ठीक है ना। सो देयर वाज अ शेयर फोकस इन माय माइंड। इतना सारा काम मैं संभालता हूं, वी आर रन 10 टाइप्स ऑफ कोर्सेस। एकदम शेयर फोकस था कि मेरे को इस काम को खत्म करना है, उसको मैंने खत्म किया, उसके बाद नेक्स्ट काम। तो तुमको भी यही एक ना दिमाग में एकदम पूरा लेजर फोकस रखना है, राइट। सो अगर तुम वो लेजर फोकस रख सकता है तभी तुम इस कोर्स को कर सकते हैं, नहीं तो 1 पेपर 2 पेपर बाद धीरे धीरे करके तुम, लेकिन उसके लिए तुमको क्लास में आना होगा। तुम जब तक क्लास के अंदर है तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम जहां क्लास के बाहर चला गया तुम मेरा स्कोप के बाहर चला गया, ठीक है। तुम क्लास में आना बंद कर दिया तो मेरा स्कोप के बाहर चला गया। कोर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम आराम से पेपर क्लियर कर सकता है, कोई हाथी घोड़ा वाला चीज नहीं है, बट तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा।
मेनी स्टूडेंट्स आर स्टक इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब समझते क्या होता है, तुम्हारा ज्वाइन किया तो क्वालिफाइड एक्चुअली तक का पाइपलाइन। द मेन रीजन इज नाउ दे थिंक दैट दे कैन डू इट ऑन देयर ओन, बट द फैक्ट इज दैट दे कांट, दे नीड समवन सपोर्ट, राइट। आज हम जो इतना बड़ा बना, बहुत लोगों का सपोर्ट है इसके पीछे। तुम आज के दिन पे देखो ना, तुम देखते कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है ना। यू हैव परचेज द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेस, तुमको उसको अच्छे से यूज करना होगा, दैट्स इट। और पूरा दिन किताब लेके नहीं बैठना है, अपना लाइफ को हेल नहीं बनाना है, सिर्फ 2 घंटा तुमको हर रोज पढ़ना है। एक एक्सेल बनाएगा अपना आज जाके घर में कि आज हम क्या पढ़ाई किया, दैट्स इट। आज तुम जो भी कुछ पढ़ाई करेगा वो तुम बस खाली उसमें लिखो। आधा घंटा भी पढ़ाई किया तो भी चलेगा, बट पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तुम समझा ना। अब जैसे कोई दिन होता है, मैं पूरा सुबह उठता हूँ, 5 बजे तक उठता हूँ, फिर पूरा दिन करते करते शाम को स्विमिंग भी मेरा होता है, सुबह वॉक पे भी जाता हूँ, तो 9:30 बजे तक मैं थक जाता हूँ बहुत बार। लेकिन मैं क्लास बहुत कम मिस करता हूँ, ठीक है ना। मैं आधा घंटा ही पढ़ा देता हूं, लेकिन क्लास में पढ़ा देता हूं। तुम समझ रहे ना, फॉलो दिस प्रिंसिपल। तुमको छोड़ना नहीं है, तुम जो भी कुछ करा तुमको छोड़ना नहीं है। तुम समझ गया ना। चलो अब इसके बाद में जो पेपर तुमने लिया है, विच इज CM1, एक्चुएरियल मैथमेटिक्स। देखो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग खाली कैश फ्लोज के ऊपर में डील करेंगे। कैश फ्लो जैसे कि तुमको 2 टाइप का चीज पूरा CM1 में करना होगा। एक, जब सम ऑफ मनी जो है वो प्रेजेंट में है, मैंने आज जो सम ऑफ मनी है उसको फ्यूचर में कैसे लेके जाना है, दिस इज कंपाउंडिंग। एंड जो भी कैश फ्लो है फ्यूचर में, उसको टान के प्रेजेंट में कैसे लेके आना है, दिस इज डिस्काउंटिंग। जब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं कंपाउंडिंग, और जब हम लोग पीछे लेके आ रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं डिस्काउंटिंग। जब पैसा को आगे लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग, और जब पीछे लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस खाली तुमको 1-2 चीज बताना चाहता हूं। जैसे देखो, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो आज अगर तुम 1 रुपया लगाता है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 + 0.1, तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा, 1.1 का मेरा फैक्टर बनेगा ना 1 साल बाद। मान लेते ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, तो 1.1 का स्क्वायर, फिर 1.1 का क्यूब, फिर 1.1 टू दी पावर 4। हाँ कि ना, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा, हाँ मुंह से बोलना होगा, हाँ कि ना। बाकी लोग को ना, किसको उसको ना। कुछ नहीं किया है मैंने, हाँ कुछ नहीं किया है मैंने। देखो मैं बोलता हूं 10% ब्याज चढ़ेगा, मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसमें ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, तो 100 का 100 यहां रह गया, 10 रुपए यहां आ गया। फिर इस 100 से 2 ब्रांच निकलेगा, 100 और 10, और इस 10 से 2 ब्रांच निकलेगा 10 और 1, तो यहां कितना आ गया, 121 आ गया। फिर वापस से तुम और ब्रांचेस निकाल सकता है। फैक्टर बनाना सीख गया ना, आज का पहला क्लास में तुम पूरा जो भी पैसा दिया है 32,000, तुम उसका पूरा वसूली कर लेगा। तुम उसका पूरा वसूली आज का क्लास में कर लेगा, क्योंकि तुमको सिर्फ फैक्टर बनाना आना चाहिए। फैक्टर मतलब क्या होता है, आगे लेके जाने का फैक्टर और पीछे लेके आने का फैक्टर, और तुमको CM1 में कुछ भी नहीं करना है। तुम समझो, तुम 1000 टाइप का प्रॉब्लम भले ही सॉल्व कर लो, तुम कोई भी स्पोर्ट्स में जाएगा, जैसे कोई जिम जाता होगा यहाँ पर, कोई स्विमिंग, कोई रनिंग, कोई पिकल बॉल खेलता होगा, ठीक है, लड़की लोग के साथ खेलता है पिकल बॉल। तुम लोग देखा है, रील्स नहीं देखा तुम लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है। तो बोलता है पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो उसको ऐसे इंग्लिश में बोलता है, ओह बॉय लेट्स प्ले पिकल बॉल, ठीक है। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट तुमको हर स्पोर्ट खेलने के लिए तुम्हारा कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम कोई भी स्पोर्ट खेलेगा ना, तुम्हारा जो लोअर बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आने वाला 5 क्लास 6 क्लास हम लोग खाली अपना फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। तुम्हारा जिस दिन फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, उसके बाद तुम कितना भी तल्ला का बिल्डिंग बनाएगा तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग, फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो फर्स्ट थिंग ऑफ द फाउंडेशन इज हाउ टू बिल्ड अप फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज जो पैसा को आगे लेके जाने में हेल्प करे। बहुत सिंपल है यार, मैं बोल रहा हूं 8% का ब्याज का रेट है, आज 1 रुपया डाला है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.08। 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.08 इंटू 1.08 विच इज वॉट 1.08 का स्क्वायर। फिर 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.08 का क्यूब। सिंपल है। तो आगे जब लेके जा रहे हैं तो करेंगे मल्टीप्लाई, पीछे जब लेके आएंगे तो करेंगे डिवाइड। अपने आप आएगा। आगे जब लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, जब पीछे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। यही तुमको समझाना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर बनाना बहुत आना चाहिए। देखो बहुत बार क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट बोलता है।
तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जिसमें खाली प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, 1.08 का क्यूब, 1.08 का क्यूब। अब एक चीज समझो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, तुम 100 रुपया लगाया, 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 10 रुपया आ जाएगा। 2 साल का क्या आ जाएगा? 10 इंटू 2। 3 साल का क्या आ जाएगा? 10 इंटू 3। बिकॉज जो ब्याज का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ब्याज का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 विच इज वॉट? 50। और इनिशियली कितना लगाया था? 100 रुपया। टोटल कितना आ गया? 150। यस और नो? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अब एक चीज समझना, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? सो हम बोलता है कि हम लोग ये जो ब्याज जो दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? अब एक चीज समझो, पैसा का अभाव सबके पास में है, राइट? आज के दिन पे पैसा का तो अभाव सबके पास में है ना। आज के दिन में तुम लोग अगर हम लोग से पूरा एक्चुअली कोर्स पढ़ेगा तो 3 लाख रुपए लगता है। हम लोग उसी को क्या किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग पढ़ा और हम लोग अप्लाई कर दिया। हम बोला बच्चा 5 साल में धीरे धीरे करके पैसा देगा, बच्चा से पहला साल में ही पैसा ले लो। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बच्चा जब सितंबर में एग्जाम देता है तो उसके 3 महीने तक बच्चा कुछ नहीं करता है। ये 90% स्टूडेंट्स लोग का यही कहानी है। 3 महीने तक बच्चा यही कॉन्टेम्पलेट करेगा। अब देखो, जब तक बच्चा एडमिशन नहीं लेगा तब तक तो हम उसको क्लास नहीं दे सकता है। आज हम लोग का भी इंस्टीट्यूट का कुछ रूल्स है। तो बच्चा बार बार उस माइंडसेट में नहीं पड़े कि भाई हमको वापस से क्लास लेना है, हमको वापस से क्लास लेना है। हम लोग 1.67 लाख एक साल में डिस्ट्रीब्यूट करके लेने लग गया। अब इससे क्या होगा? सितंबर में तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, 2 दिन तुमको ब्रेक देंगे, तीसरा दिन तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे और 14 दिन से तुमको क्लास में लगाएंगे। तो वो जो 3 महीना जो पहले वेस्ट होता था वो बच्चे का 3 महीना वेस्ट नहीं होगा। और हम लोग को भी हैसल नहीं है बार बार कि हम लोग बार बार बोलेंगे बच्चा लोग को, राइट? सो द पॉइंट इज दैट कि इंटरेस्ट जो है वो हम लोग क्यों देते हैं? सबसे पहला देखो, पैसा के साथ में रिस्क है। रिस्क इस बात का, अगर सामने वाला मेरा पैसा ले लिया और मेरे को अगर सामने वाला पैसा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो पैसा के साथ में क्या है? बोलो। रिस्क फैक्टर। पैसा के साथ में क्या है हमारे पास में? रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में क्या है पैसा के साथ में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि भाई आज जो पैसा हम तुमको दे रहा है वही पैसा कहीं हम इन्वेस्ट भी कर सकता था। ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना, मनी हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। आज के दिन पे मैं जब बाहर अभी निकलूंगा ना क्लास से, 10 सेल्समैन खड़ा रहेगा, बोलेगा सर थोड़ा सा पैसा हमको भी दे दीजिए, थोड़ा सा पैसा हमको भी दे दीजिए, क्योंकि वो लोग को कमीशन मिलेगा। जितना का एसेट अंडर मैनेजमेंट रहेगा वो लोग बोलेगा सर आपके पास में इतना पैसा, 1 करोड़ रुपए हमारा कंपनी में लगा दीजिए, 1% मिलेगा। समझ रहा है? मतलब 1 लाख रुपए उसको अपफ्रंट कमीशन मिलेगा, 1 लाख रुपया उसको अपफ्रंट कमीशन मिलेगा। ठीक है ना? सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा हम तुमको दिया वो हम कहीं भी। और पैसा कैसे बनता है? तुम जो देखते हैं मुकेश अंबानी, अडानी और जो इतना जो पैसा जो बनाया वो कैसे पैसा बनाया? तो सोच के देखो। अभी रेमंड्स का जो पापा था वो मर गया, बेसिकली जिसने रेमंड्स को खड़ा किया था उसका नालायक बेटा। ठीक है? कभी भी ऐसा मत करना, चाहे तुमको मनी कितना ही अट्रैक्ट क्यों ना करे। अगर तुम अपना माँ बाप के साथ में नहीं है तो तुम जीवन में कुछ भी नहीं किया, बात याद रखना। आज मेरे को दिल्ली बॉम्बे बहुत ऑफर आता है, लेकिन मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं छोड़ा। ठीक है ना? तो बेसिकली देयर आर सम थिंग्स व्हिच मनी कैन नॉट बाय। ठीक है? सो आज वो कितना ही पैसा जीवन में क्यों ना कमा ले, लेकिन दुनिया का नजर में वो जीरो है। ठीक है? सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मनी हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो बेसिकली हमको क्या करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली जो पैसा हम तुमको दिया वो हम कहीं और भी कर सकता था यूज। और जो मैं बिलियनर्स का जो बात कर रहा था, ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं, हम पैसा कैसे बनाए? देखो, अब जैसे मान लो ये सेंटर पहले भाड़ा का था, तो इस सेंटर का आज के दिन पे 3 लाख रुपए भाड़ा है। मैंने इसको खरीद लिया विद टाइम, फ्रूगैलिटी से चालू किया बिजनेस। पहले सारा काम मैं खुद करता था, लेकिन आज के दिन पे हर एक चीज के लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट टीम है। ठीक है ना? जो भी तुम कुछ देखता है, हम सिर्फ 5% है, बाकी 95% टीम अपना जगह पे अपना काम करता है। ठीक है ना? सो बेसिकली यहां पर क्या है, वो लोग क्या करता है, अपना बिजनेस में पैसा को वापस से लगाता है। अब जैसे ये मेरा सेंटर अपना हो गया, तो वही 3 लाख रुपए बेसिकली हम तुम लोग को पास ऑन कर सकते हैं। मेरा कॉस्ट कम हो गया ना, तो आज के दिन पे जो पैसा में जो सर्विस हम तुमको दे सकता है, सामने वाला तुमको नहीं दे सकता है। अल्टीमेटली इट्स ऑल, बहुत सारे लोग को तुम समझेगा, जैसे बोलते हैं ना ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस है कि फाइनेंसिंग बिजनेस है, तुमको समझना होगा। कंपनी जब नया नया चालू होता है, हम यहां पर तुमको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आए हैं। तुम लोग पढ़ लिख के जॉब करेगा, ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। 5 साल बाद जब तुम देखें तुम लोग सब अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। तो फाइनेंसिंग बिजनेस कैसे होता है? ट्रेडिंग बिजनेस, तुम सामने वालों को, हम कोई गुड्स बनाया, हम सामने वाला को बोला ठीक है लेके जाइए, बेचेंगे, पैसा आएगा तो मेरे को दीजिएगा, नहीं तो पैसा मत दीजिएगा। तो हम उसको 50 लाख का माल दे दिया। मतलब हम क्या किया?
बताओ ना क्या किया हम उसको 50 लाख उधारी पे दे दिया ना। नहीं समझा तुम लोग अभी भी। आज के दिन पे कभी भी ट्रेडिंग बिजनेस समझेगा, ट्रेडिंग बिजनेस इज एसेंशियली व्हाट, फाइनेंसिंग बिजनेस। कि हम उसको 50 लाख का फोन दे दिया, हम बोला बेच के आओ, पैसा तब हमको देना, ठीक है। तो अगला क्या किया, जगह जगह जाके नथिंग का फोन बेचने लग गया, ठीक है। अगला क्या करेगा, जगह जगह जाके नथिंग का फोन बेचेगा, नथिंग का फोन बेचा, पैसा आया, तब वो अगला मेरे को दिया, और हम ये भी बोला जो बच जाएगा ना तुम मेरे को आके दे देना। अप्रूवल बेसिस पढ़ा होगा ना तुम लोग 11th में अकाउंट्स में, जो लोग कभी था, यही तो था। टीचर थ्योरी में पढ़ाया होगा, प्रैक्टिकल यही है कि तुम उसको क्या कर रहे, बेसिकली फाइनेंस दे रहे कि तुम जाओ बिजनेस करो। समझ गया। एसेंशियली ऑल बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव, पैसा चाहिए तुमको। आज जैसे मान लो जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा होगा उतना तुम्हारे पास सहनशीलता होगा कि तुम उतना ही रिस्क ले सकता है। आज के दिन पे हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं, 10 लाख रुपए डाल दिया कोई प्रोजेक्ट में, चला नहीं चला, वापस से ट्राई करते हैं। दैट इज द रिस्क होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो वी मैनेज रिस्क, तुमको समझ में आना चाहिए क्या रिस्क लेने का है, क्या रिस्क अवॉइड करने का है, ठीक है। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद में वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम। घर पे तुम लोग सुना ही होगा कि पहले ऐसा होता था, आज के दिन पे ऐसा होता है। अब जैसे मान लो जो गोलगप्पा जो होता है, पहले कितना मिलता था, हम लोग 2 रुपए में 4 पीस खाए हुए, मैंने 50 पैसे। आप कितना में मिलता है, 20 रुपए में 4 पीस। कितना साल का बात हो गया, 15 साल का बात हो गया होगा। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। वैल्यू मतलब तुम कितना बंडल ऑफ गुड्स उस पैसा से खरीद सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है ना, जैसे जैसे तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा चीजें महंगी होती जाएंगी, और तुम सेम अमाउंट ऑफ मनी से ज्यादा खरीद पाएगा, सेम खरीद पाएगा ना, कम कम, तुम कम खरीद पाएगा, इसलिए वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। करेक्ट है। एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बिना कोई भी फाइनेंस का कोर्स अधूरा है, ठीक है ना। तुम कोई भी कोर्स में जाएगा तुमको ये जरूर पढ़ाएगा। सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ। विद टाइम, अब जैसे मान लो जब मेरे पापा थे या फिर जब मेरे दादाजी थे, तो अगर मान लो उस समय कोई 1 लाख रुपए भी कमाता होता तो सरप्लस बचता था। बट आज के दिन पे 10 लाख रुपए भी कम पड़ता है। इंडिया वैसे भी बहुत ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो नेट इंडिया भी आज के दिन पे इंपोर्ट कर रहा है। ये जो डॉलर का जो वैल्यू इतना बढ़ रहा है, कभी कोई तुमसे पूछे, तुम तो प्रवीण सर के पास पढ़ने जाते हो, तो बताओ सर तो तुम लोगों को बताए होंगे डॉलर का वैल्यू इतना क्यों बढ़ रहा है। बिकॉज इंडिया नेट में क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। नेट में इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए इंडिया का करेंसी गिर रहा है। सीधा सीधा आंसर इसका यही है। आज के दिन से तुम लोग कुछ भी अगर करेगा ना, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखना। जब बैंक में गया, बैंक वाला बोला आप 6 साल के लिए पैसा रखिए, हम आपको 10% देंगे। आप 6 महीने के लिए रखेंगे, हम आपको 5% देंगे। इसका तुम प्रैक्टिकल आज के दिन में तुम जेमिनाई से सर्च कर सकता है। तुम एआई का एथिकल यूज करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। चैट जीपीटी हो सकता है कभी कभी तुमको रॉन्ग वे में ले जाए, बट जेमिनाई कभी भी वो चीज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स एथिकल। गूगल मीन्स एथिकल, तुम समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है। रिस्क फैक्टर हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम तुम लोग का हो गया। ये 3 रीजन है कि हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। अब जैसे मान लो हम बोला कि आज हम तुमको 100 रुपया देगा, ठीक है, तुम मेरे को 5 साल बाद 100 रुपया ही दे देना। तो 5 साल बाद का जो 100 रुपया रहेगा, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 100 रुपया, ज्यादा ना कम, कम होगा ना। तो आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी, एंड दैट समथिंग एक्स्ट्रा टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड व्हाट, इंटरेस्ट। करेक्ट है ना। सो बेसिकली ये 3 रीजन था, इसको कॉपी कर लो फटाफट। हाँ बोलो ना। फिर से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। हम जो पैसा तुमको दिया वो हम कहीं और भी तो लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हम तुमको पैसा फ्री में क्यों दें। इंटरेस्ट का रोल है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि तुम हमको बोला पैसा फ्री में दे दो। जैसे हम लोग के दिन ऐसे भी थे एक टाइम पे, जब हमने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा। हम तुमको बताता दुनिया कितना रूथल है, कितना ब्रूटल है, ठीक है ना। हमने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, आसपास के लोगों से पैसा मांगा, बट सबने हमको पैसा देने के लिए मना कर दिया। क्या टोन था सुनो। हम बोला कि हमारे घर पे एक शादी है, तो हमें 5 लाख रुपए उधार चाहिए। हम सूद समेत, सूद नहीं बोला, रिलेटिव था तो हम सूद वर्ड यूज नहीं किया,
हम लोग बोला कि हमें 5 लाख की दरकार है, तो उन्होंने हमको बोला कि पैसे पे 1% का ब्याज लगता है हमारा। पैसे पे, सुनना, बोला पैसे पे हमारा 1% का ब्याज लगता है, तुम बोलो तो हम तुमको दे दें। ऐसे ही बोला उन्होंने। हमारे दिन खराब थे, ठीक है, तो बोला पैसे पे हमारा 1% का ब्याज लगता है, तुम बोलो तो हम तुम्हें दे दें। तो हम बोला ठीक है, रहने दीजिए। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 1% पर मंथ। बोला जो पैसा में हम 1% महीने का कमा रहे हैं, हम वो पैसा तुमको फ्री में क्यों दें? 1% या फिर उससे कुछ ज्यादा दोगे तब तो आओ बात करते हैं। समझा? इसके बाद कॉपी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पुट द हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो अदर नेम है दैट इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज होगा वो खाली प्रिंसिपल पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT बाय 100, जो मेरा अमाउंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस PRT बाय 100, P1 प्लस RT बाय 100, amount becomes accumulated value, P becomes present value, R by 100 becomes I and T becomes N। तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन जाएगा accumulated value is equal to present value 1 plus NI। accumulated value is equal to present value 1 plus NI। एक बात याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू बनेगा? अक्यूमुलेशन फैक्टर। इन अदर वर्ड्स, हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन। मेरा जो पैसा है वो कितना गुना हो गया, मेरा जो पैसा है वो कितना गुना हो गया। दिस इज बेसिकली योर क्या, मेरा जो पैसा है वो कितना गुना हो गया, दिस इज बेसिकली योर अक्यूमुलेशन फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर is accumulated value. Present value into accumulation factor is accumulated value. Clear है? Yes or no? कौन सा? ये सारा नोटेशंस यूज किए, जैसे R परसेंटेज में होता है ना, तो इसलिए R बाय 100 कर दिया मैंने। R हमेशा परसेंट, R बाय 100 इज I। T जो है ना टाइम पीरियड इज बेसिकली योर N, नंबर ऑफ पीरियड्स, नॉट नेसेसरीली योर नंबर ऑफ ईयर्स बट N इज योर नंबर ऑफ पीरियड्स। हो सकता है हम हाफ ईयर्स में कैलकुलेट करें, क्वार्टर्स में कैलकुलेट करें। सो बेसिकली दिस इज योर नंबर ऑफ पीरियड्स। अच्छा, 2-3 चीज जो तुम लोग को आज घर से देख के आना है, मैं बेसिक वीडियोस भेजूंगा, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वंदिता मैम का, वो तुम लोग को कंप्लीट करके आना है। वी आई विल ऑल्सो मूव इन अ क्लास वर्क होमवर्क मॉडल। आई विल नॉट प्रेशराइज यू मच, अभी स्टार्ट है, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको वो देखना है, आपको कैलकुलेटर एक ले लेना है। जो लोग भी IFOA से एग्जाम लिख रहे हैं, FX 991 ES प्लस, ये कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, ये कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, ठीक है। FX 991 ES प्लस, ये कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, ये सबको ले लेना है, ठीक है। FX 991 ES प्लस कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, सबको ले लेना है।
और जो लोग भी आईआई से एग्जाम दे रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट से, FX 82 ES प्लस। अब जैसे देखो 100 रुपया लगाया 10% पे, तो यहां पर 100 और 10 आ रहा है, यहां पर 100 और 10 आ रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों क्यों कुछ भी नहीं आएगा? बिकॉज ब्याज पे ब्याज लिखते चलो, लिखते चलो। क्यों नहीं आ रहा? लिखते चलो। ब्याज ब्याज में ब्याज नहीं चढ़ता। हिंदी था तुम लोग का 11-12 में? हिंदी तो सबका बेसिक तो पढ़ा ही होगा तुम लोग। ब्याज पे ब्याज नहीं चढ़ता। अब थोड़ा बहुत तुम लोग एडजस्ट कर लेना। लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest, which is also known as effective rate of interest, effective rate of interest। अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था amount is equal to principal 1 plus r by 100 whole to the power t। So accumulated value is equal to present value 1 plus I to the power n। n जब पावर में चला जाएगा तो कंपाउंड हो जाएगा, ब्याज में ब्याज चढ़ेगा। तो जैसे मान लो 100 रुपया लगाया 10% पे, तो 100 और 10, 100 और 10, 10 और 1, यस और नो? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, accumulation factor and discounting factor। सो accumulation factor and discounting factor, देखो तुम लोग जो भी लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं ना, तुम लोग का हम एक अलग ग्रुप बनाएगा। जैसे ये जो नंबर जो लिया है ना, तुम लोग का हम ग्रुप अलग ही बनाएगा। तो हम लोग का जैसे 4 बैच चलता है, कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे, 3 ऑफलाइन बैच और 1 ऑनलाइन बैच। तो तुम लोग को ऑनलाइन बैच का हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है, तुम लोग को ऑफलाइन ही आना है। देखो हम बताता है, जब भी किसी को कोई बीमारी होता है तो क्या बोलता है, आप 6 महीना परहेज करिए। जैसे जो भी रीजन है, जैसे फ्रैक्चर होगा तो बोलेगा थोड़ा मूवमेंट कम कीजिए टाइमली। तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स तुम लोग मेरा बात मान लेना, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स अगर तुम क्लास आके करता है ना, तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, तुम्हारा अंदर से तुमको खुद से इच्छा करेगा कि हम आगे पूरा क्वालिफाई करें। बट पता है फर्स्ट 6 मंथ्स अभी जैसे इतना सारा डिस्टर्बेंस आएगा तुम्हारे लाइफ में, देख के लगता है डिस्टर्बेंस है। अब जैसे कॉलेज खुला
तो बच्चा बोलता है कि हमको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम चाहिए। इसमें एडजस्ट क्या होना लगा है? टाइम पे कॉलेज जाना है और आना है, इसमें एडजस्ट क्या होना लगा है? समझ रहे हैं? तुम नहीं कर रहे तो बगल में चादर ओढ़े तुम्हारा फ्रेंड जरूर पढ़ रहा है, तुम ये चीज याद रखना, ठीक है ना। और जो भी तुमको ये सब बात पहले बोला है ना कि भाई क्लास 10 तक पढ़ लो फिर लाइफ सेट है कि नहीं? दिस सीम्स पर्सनल ब्रो। क्लास 12 तक पढ़ लो फिर लाइफ सेट है। फिर अभी हम बोलेंगे बस 6 महीना पढ़ लो फिर लाइफ सेट है, बट लाइफ सेट बोल के कुछ नहीं होता है। तुम्हारा गोल्स चेंज होते रहना चाहिए लाइफ में कि भाई अभी तुम क्लास 12 का एग्जाम अच्छे से दे दिए, तुम आने वाला 5 साल में अपने आप को कहां देखता है। ये एक नशा है, और कोई भी जो सिगरेट दारू हुक्का पीता है, ठीक है, वो सब का नशा क्या है? तुम पिया 2 घंटा में उतर गया। माने अभी तुम्हारा गोल ये होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 years ago we aim to be world number 1, now we are world number 1, now what? We have a broader income path, we have included more courses, now we want to be world number 1 in that. So that vision will always keep on changing. तुम थोड़ा दूर तक पहुंचेगा, फिर तुमको दिखने लग जाएगा कि भाई और दूर, तुमको समझता है ना, जैसे रास्ता में चलता है तो दूर तक दिख रहा है, फिर थोड़ा और दूर चलेगा दिखेगा और दूर का दिखने लग गया। इट्स लाइक दैट, स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना। एंड यू नीड टू बी करियर ड्रिवन। तुम अपना पैशन को फॉलो करो, ठीक है ना। पैशन मतलब तुमको अगर गिटार बजाने का इच्छा है, ठीक है, तुमको जो आधा घंटा 1 घंटा करने का इच्छा है वो तुम करो। इसलिए बोला सिर्फ 2 घंटा पढ़ना और क्लास में आना है, दैट्स इट। हम बोला 5-5 घंटा पढ़ो, ऐसा करो, नहीं। आई हैव बीन ऑन द सेम बोट, बट व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव दैट हार्ड वर्क कैन ओपन ऑल काइंड्स ऑफ डोर्स, एंड इट हैज, ठीक है ना। कोई होता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, बहुत में से मुंह लग लेता है, बोलता भैया हम कर लेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, तो ठीक है। तुम कंपनी में तो ऐसे जवाब नहीं दे पाएगा ना अपना सीनियर को कि 6 महीने का काम हम 2 दिन पहले कर लेंगे। वो तीसरे दिन बोलेगा तुम निकल जाओ, ठीक है। आई वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस, मैंने मेरे सामने फोन पे एक इंटर्न को ऐसे झाड़ा है ना, मैंने वो गया होगा कंपनी में 2 दिन काम किया होगा, फिर तीसरे दिन छुट्टी ले लिया होगा, सामने फोन पे झाड़ा है, बोला आपको कल से आने का दरकार नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि कंपनी में क्या होता है, और तुमको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। तुमको एक बोरिंग रूटीन, जैसे हम लोग एक बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं। घर में फंक्शन था तो क्या हुआ, बट बहुत ज्यादा लीव नहीं लिया, संडे और मंडे बस, समझ रहे ना। मतलब वो डिसिप्लिन रूटीन तुमको फॉलो करना होगा। तुम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेगा, तुम टाइम से उठ रहा है। जो व्यक्ति सुबह 12-12 बजे सो के उठ रहा है, स्पेशली जो जेवियर्स इवनिंग में जाएगा, सो मॉर्निंग वाले लोग को तो उठने का कोई वो नहीं है। 12 बजे सो के उठो तो आधा दिन तो उसका वहीं खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसलिए अब हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं। किसी से भी रिलेशन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन क्या है, टाइम पास नहीं करते किसी के साथ में, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान देना होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अभी ये टाइम समझो, ये जो टाइम है तुम्हारा। और ये सब जो बोलता है ना, अभी इसमें ऐसा तुमको एक बार भी नहीं बोलेगा कि बस तुम ये कर लो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। लाइफ सेट बोल के कुछ नहीं होता है, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप इवॉल्विंग। बट हाँ, आज के दिन पे अगर तुम मेरे से पूछेगा तो लाइफ इजी भले ही हो जाता है। तुम अगर हार्डवर्क अभी इस टाइम पे कर लेता है तो तुम्हारा लाइफ इजी हो जाएगा। इजी का मतलब क्या है, तुमको हर छोटा छोटा चीज के बारे में सोचना नहीं होगा। अब जैसे धनिया पत्ता वाला एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है तो बेसिकली अब जैसे ऐसा ही होता है। अब ठीक है, मेरे पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं अब उतना वैसे नहीं देखता हूं, ठीक है। सो तुमको मेहनत करना होगा उसके लिए। तुम मेहनत करेगा तो वो चीज पॉसिबल है। थोड़ा दूर देख के तुमको लगेगा 13 पेपर्स है या फिर इतने सारे लेवल्स हैं, इतना टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट वो वर्कआउट करता है। तो डोंट हैव शॉर्ट टर्म गोल्स कि भाई 1 महीना में ऐसे कर लेना है, 2 महीना में। गिव इट द टाइम इट नीड्स, गिव इट द रेस्पेक्ट इट नीड्स। 6 months, 2 exams, एंड along with whatever you want to do, you can do. अगर कोई भी व्यक्ति है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है जो तुम बना रखा है, वो तुमको ऐसे बोलता है कि छोड़ ना यार, आज पढ़ाई मत कर, आज मेरे साथ घूमने चल, उससे उसी दिन रिश्ता तोड़ देना। क्योंकि एक अच्छा पार्टनर जैसा मेरे को मिला, मेरे को मैम ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम अपना पढ़ाई छोड़ दो। तो एक अच्छा पार्टनर का मेन मकसद क्या है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो वो वैसा पार्टनर चुनो, ऐसा नहीं कि भाई चलो हुक्का पीते हैं, ठीक है। वो तुमको कहां ले जाएगा तुमको मालूम नहीं जीवन में। तो ये बेसिकली ये सब चीज समझना होता है। चलो, सो अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंट, ये सब का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। ये सब बिल होगा एक टर्म के बाद। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब जैसे A0 to N, सो A0 to N का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेशन फैक्टर
फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम n, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं 100 रुपया था, 5 साल के बाद में 500 हो गया, तो कितना गुना हो गया मेरा पैसा? 5 गुना हो गया। तो ये 5 बेसिकली क्या है? अक्यूमुलेशन फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये क्या है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो मैं घर से रट के आया हूं, हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन। हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन। एक और लिख लो, V0 to N, डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम n टू टाइम 0। अब जैसे मान लो मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू है 300, इंटू क्या होगा तो 100 रुपया आ जाएगा 1/3। तो ये जो 1/3 है ये क्या है? मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम लोग देखें, सो accumulated value is what? Present value into accumulation factor. Present value is equal to what? Accumulated value into discounting factor. तो बेसिकली यहां से अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आएगा? AV by AF, है ना। सो AV by AF is equal to AV into DF. तो AV कट, तो क्या हो जाएगा? DF is equal to 1 by AF. जो पैसा टाइम n पे है उसको टान के 0 पे लेके आने का एक जरिया, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है। माने तुम AV को किससे मल्टीप्लाई करेगा कि तुमको PV मिले? This is the golden rule of CM1. There is an inverse relationship between discounting factor and accumulation factor. This is the golden rule of CM1, that there is an inverse relationship between discounting factor and accumulation factor. DF is 1 by AF and AF is 1 by DF. Clear है? Yes or no? नोशन है, यस। क्लास कॉपी अलग बनाएगा, होमवर्क कॉपी कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले जब मेरे को कोई फोन करता है कि अभी हम क्या करें, तो हम उसको बोलते हैं मेरा क्लास कॉपी रिवाइज करो। क्लास कॉपी इज अल्टीमेट, अल्टीमेट है क्लास कॉपी। क्लास कॉपी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते एकदम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, ZCB, ZCB का फुल फॉर्म है जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब हम तुमको पहले समझाता है बॉन्ड क्या होता है, ध्यान देना। बॉन्ड क्या होता है, ध्यान देना। बॉन्ड क्या होता है? एक टाइप का लोन एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम किसी को 5 लाख रुपए दिया है तो क्या प्रूफ है कि हम सामने वाले को 5 लाख रुपए दिया है? सामने वाला जो कंपनी है वो मेरे को एक बॉन्ड इशू करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि प्रवीण पटवारी ने बेसिकली मेरे को 5 लाख रुपए दिया है 10% ब्याज के लिए, 5 साल के लिए, मेरा रिडेम्पशन डेट ये है, वैल्यू इतना है, ऐसे ऐसे करके हम इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो पहले क्या होता था, ये सर्टिफिकेट के नीचे ना ऐसे 5 ठो कूपन लगा होता था। तो बेसिकली 1 साल खत्म हुआ, तुम ये कूपन फाड़ेगा, सामने वाले को दे देगा। जब तुम सामने वाला को ये कूपन फाड़ के देगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, लीजिए आपका ब्याज लीजिए। 5 लाख का 10% 50,000 तुमको दे देगा। फिर 2 साल खत्म हो गए, ये वाला कूपन, फिर ये फिर ये, ऐसे करके। समझ गया ना? तो वो लेगेसी से वो नाम चलते आ रहा है कूपन पेइंग बॉन्ड।
तो कूपन पेइंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रेगुलर लोन एग्रीमेंट जिसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, रेगुलर लोन एग्रीमेंट जिसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। तो एक ऐसा लोन एग्रीमेंट में जिसमें कितना कूपन्स मिलेगा? जीरो। जीरो कूपन्स नहीं मिलेगा मतलब रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। और अगर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा तो क्या कोई भी अपना पैसा देगा? द आंसर इज नो। बट लोग पैसा देते हैं, क्यों? बिकॉज ये 0 है, ये 5 है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब क्या है? इशू होगा 40 पे बट रिडीम होगा 100 पे। तो बीच में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली जो +60 जो तुमको मिल रहा है वो क्या चीज का मिल रहा है? ब्याज का मिल रहा है। समझ गया ना? तो पूरा का पूरा जो ब्याज है वो तुमको एक साथ रिडेम्पशन पे मिलता है। पूरा का पूरा जो ब्याज है वो तुमको एक साथ रिडेम्पशन पे मिलता है। एक बात समझो, अभी फेब में क्या हुआ था? हमारे कंपनी में पैसा पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, पैसा पूरा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग को उस समय पैसा चाहिए था कि अगर हम लोग स्टाफ का सैलरी दे सके, हम लोग का भी घर का खर्चा वगैरह है। तो जब कंपनी का एक्सपेंशन प्लान होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, तो कंपनी ये सब इशू करता है, जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो कंपनी क्या बोलता है? 5 साल तक हमारे पास रेगुलर खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं है, तो 5 साल तक हमारे पास पैसा मांगने मत आना। 5 साल में हमारा बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा, फिर आप आके पैसा ले लेना। हो गया? समझा रहा? पर्पस समझ में आ रहा है? इशू एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। तो कंपनी क्या बोल रहा है? जो आज मेरे को 40 रुपए देगा, हम उसको 5 साल बाद 100 रुपए देंगे, ये लो बॉन्ड। ठीक है ना? तो बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ हाँ, इंटरेस्ट तो एक तरीके से वही तो हो गया। एक तरीके से 60 रुपीज जो तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट का ही तो मिल रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब जैसे इसके बाद में क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल डिस्काउंट, सिंपल वर्ड का अदर नेम क्या आ जाएगा? कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा? मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस एनडी। क्योंकि एवी ज्यादा होता है ना, पीवी ज्यादा होता है। एवी ज्यादा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि पीवी में कुछ ऐड होगा तभी तो एवी मिलेगा, और एवी से कुछ माइनस होगा तभी पीवी मिलेगा। ठीक है ना? सिमिलरली कंपाउंड डिस्काउंट का अदर नेम हो जाएगा मेरा effective rate of discount. So present value is equal to accumulated value 1 minus d whole to the power n. तुम लोग एक चीज नोट किया? जब n जब पावर में चला जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? कंपाउंड। और n जब नीचे है तो क्या आ जा रहा है? सिंपल।
accumulated value minus some percentage of accumulated value which is based on two factors, number of years and the discount rate. तो अगर मान लो मैं n को बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, गिरेगा ना बढ़ेगा? अगर मैं n को बढ़ाता हूं यहां पर तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो गिरेगा ना बढ़ेगा? कम होगा ना, क्योंकि ज्यादा साल के लिए क्या होगा, ज्यादा डिस्काउंटिंग होगा. यही अगर मान लो मैं d बढ़ा दूं तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा. क्यों गिरेगा? ज्यादा रेट है तो पुलबैक भी ज्यादा रेट से होगा, मतलब मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ये सब इंपैक्ट तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में. बोलेगा इसका इंप्लीकेशन क्या है बताइए, इसका इंप्लीकेशन क्या है बताइए. ठीक है. इसके बाद में अब हम लोग एक समरी लिखेंगे. ठीक है. तो यहां पर बेसिकली हम लोग का आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट. यहां पर बेसिकली आ जाएगा अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो अक्यूमुलेशन फैक्टर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस NI. एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है बताओ, 1 बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर. सो 1 बाय 1 प्लस NI मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस NI टू द पावर -1. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, 1 प्लस I टू द पावर N, 1 प्लस I टू द पावर -N. ठीक है. सिंपल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस ND, और यहां पर क्या होता है, 1 माइनस ND टू द पावर -1. कंपाउंड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस D टू द पावर N, 1 माइनस D टू द पावर -N. क्योंकि सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट है ना, तो पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर में लिखेंगे. क्यों पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर में लिखेंगे, क्योंकि यहां पर AV इंटू समथिंग, सो AV इंटू DF इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ना. AV इंटू DF इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर समझ में आ रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर. ठीक है. अब एक सम करते आओ. क्वेश्चन. सो बेसिकली मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 1000, मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है. एंड मेरे को दे दिया है 5 इयर्स. पहला में मेरे को दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज 10%, दूसरा में मेरे को दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8%, सब पर एनम रेट्स है. तीसरा में मेरे को दिया हुआ है सिंपल डिस्काउंट 9%, एंड चौथा में मेरे को दिया हुआ है कंपाउंड डिस्काउंट 11%. चलो निकालो, सारा आंसर्स निकालो. मैं दे रहा हूं टाइम 5 मिनट. ओके. सो इसको एक एक करके अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. सो सबसे पहले क्या आया है भाई बताइएगा थोड़ा. सिंपल इंटरेस्ट 10% बोल रहा है, तो क्या करे बताओ. सिंपल इंटरेस्ट 10% बोल रहा है. सो 1000 1 प्लस
0.1 इंटू 5 है ना, फिर 1000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5, फिर सिंपल डिस्काउंट 1000 1 माइनस 5 इंटू 0.09 टू द पावर माइनस 5 ना, टू दी पावर क्या होगा -1, और फिर आएगा 1001 माइनस 0.11 टू दी पावर -5। क्लियर है? ये अक्यूमुलेशन फैक्टर है, ये अक्यूमुलेशन फैक्टर है, ये अक्यूमुलेशन फैक्टर है, ये भी अक्यूमुलेशन फैक्टर है। चेक कर लो, मैंने तो वही लिखा है, तुम क्या देख पा रही हो? अब देखो, ठीक है, अब बोलो आंसर कितना कितना आ रहा है? ये वाला कितना आ रहा है? 1500, फिर 1469.32, फिर 1818.18, फिर 1790.81। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, दिस कंप्लीट्स अवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट, मन में अगर कोई भी शंका है तो बजाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट, पुट द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? accumulation factors in between can be multiplied. Accumulation factors in between can be multiplied. So a 0 to 10 is what? a 0 to 3 into a 3 to 7 into a 7 to 10। इसका मतलब क्या है? देखो, ये 0 है, ये 10 है, ये 3 है और ये 7 है। तो यहां 100 रुपया डाला, यहां 200 हो गया, यहां 400 हो गया और यहां 800 हो गया, यहां 800 हो गया, ठीक है? सो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा पैसा 10 साल में कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। 8 is what? 2 into 2 into 2. So a 0 to 10, a 0 to 10 is what? a 0 to 3 into a 3 to 7 into a 7 to 10। टू इंटू टू इंटू टू, ये कौन सा वाला इंटरेस्ट में एप्लीकेबल है? बता सकते कोई भी? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में, तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सिंपल में क्या होता? प्लस। एक्सीलेंट, यही तुमको समझना है। अगर कुछ नहीं बोलता है ना, जैसे कमर्शियल या फिर सिंपल बोलेगा, तभी तुमको सिंपल लगाना है। अगर खाली इंटरेस्ट बोलेगा तो क्या लगाना है? कंपाउंड। इफेक्टिव बोलेगा तो कंपाउंड, और कंपाउंड बोलेगा तो कंपाउंड। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? हां या ना? आगे बढ़ते आओ। इसके बाद में अब एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा तुम लोग को वापस से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता हूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कराने से क्या होता है? तुम्हारा दिमाग खुलेगा।
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये 0 है और ये 1 है, यहां 100 रुपया डाला तो यहां 110 बन गया, तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 10% हो गया। 100 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 110 बन गया? 1.1 से। तो 1.1 क्या है? मेरे को एक साल आगे लेके जाने का फैक्टर है। मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जब एक साल आगे लेके जाएंगे इंटू 1.1, 2 साल में 1.1 का स्क्वायर, 3 साल में 1.1 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, 10 साल में 1.1 टू द पावर 10। बोलो भाई, जब आगे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ये 1.1 आया कैसे? 1 प्लस आई। आई इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज और डेसिमल? डेसिमल। अब यही समझ लो, ये 0 है और ये 5 है, यहां 200 रुपया है, यहां उसका वैल्यू निकालना है। तो जब पीछे लेके आएंगे तो क्या करेंगे? एक साल पीछे लेके आने से 1.1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। So basically 200 by 1.1 to the power 5, because 1 by discounting या फिर 1 by accumulation factor is what? Discounting factor। और हम लोग को पैसा को आगे लेके जाना है कि पीछे लेके आना है? पीछे लेके आना है। So 1 by accumulation factor is what? Discounting factor। हाँ या ना? Yes or no? ये समझ में आया तुम लोग को? हाँ, ठीक है। कॉपी करना है? कॉपी कर लो, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं बोलता हूं अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर 1 प्लस आई होगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दोनों ही केस में तुमको क्या करना है? एन के जगह में क्या डालना है? 1 डालना है। Discounting factor for 1 year is what? 1 by 1 plus I। क्यों? क्यों? Discounting factor is what? 1 by accumulation factor, and accumulation factor for 1 year is what? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं V। V का मतलब क्या होता है? Discounting factor for 1 year। Notation for discounting factor for 1 year is V। Notation for discounting factor for 1 year। Notation for discounting factor for 1 year। Notation for discounting factor for 1 year। यही अगर मान लो मेरे को 3 साल करना हो, सो 1 by 1 प्लस आई का क्यूब, विच इज व्हाट? वी क्यूब। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 3 years। डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक और मतलब हो सकता है 1 माइनस डी। तुम एन के जगह में 1 डालो, चाहे सिंपल डिस्काउंट हो चाहे कंपाउंड डिस्काउंट हो, दोनों ही केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा? दोनों ही केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताओ? 1 माइनस डी, ठीक है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर का नोटेशन क्या है? अभी जस्ट हम लोग ने बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, वी है ना, तो वी है, तो वी इज वॉट? 1 माइनस डी, या फिर डी इज वॉट? 1 माइनस वी, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आई, विच इज वॉट? 1 प्लस आई माइनस 1 बाय 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई। So discounting rate is what? I by 1 plus I. Discounting factor is what? V, which is 1 by 1 plus I. कंफ्यूज मत होना ये सब में। अगर 100 रुपया को 3 साल पीछे लेके आना है तो 100 V क्यूब होगा। 100 रुपया को 10 साल पीछे लेके आना है तो 100 V टू द पावर 10 होगा। 100 रुपया को 10 साल आगे लेके जाना है 100 1 प्लस आई टू द पावर 10 होगा। 100 रुपया को 1 साल आगे लेके जाना है तो 100 1 प्लस आई होगा।
ये चीज तुम समझ गया ना तो तुम क्रक्स समझ गया CM1 का। डिस्काउंटिंग और अक्यूमुलेशन, सिर्फ हम लोग को दो ही चीज करना है। एक सम ऑफ मनी जो प्रेजेंट में है उसको फ्यूचर में कैसे लेके जाना है, दिस इज कंपाउंडिंग। और एक सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में कैसे लेके आना है, दिस इज डिस्काउंटिंग। यस और नो? क्लियर है एकदम? गुड। इसके बाद जैसे मान लेते एक बैंक है SBI बैंक। SBI बैंक में क्या होता है, हाफ ईयर में 2% मिलता है। माने हर आधे साल में तुम्हारे हाथ में 2% का ब्याज मिलेगा। माने एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है, एक बार की दो बार? दो बार कंपाउंडिंग हो रहा है। तो 100 को तुमने इन्वेस्ट कर दिया तो हाफ ईयर बाद 100 और 2, फिर हाफ ईयर बाद 102 और फिर इस 2 से ब्रांचेस निकलेगा 2 इंटू 0.02। तो टोटल कितना आ रहा है, करो कितना आ रहा है, 104.04 आ रहा है। तो एनुअल इफेक्टिव कितना हो गया, एक साल का इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 4.04 हो गया ना। 4% तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अगर कोई देखेगा तो 4% है, बट क्या इफेक्टिवली भी 4% है? हाँ या ना? नहीं है, इफेक्टिवली 4% नहीं है, इफेक्टिवली 4% से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वापस से कंपाउंडिंग होगा। तुम 100 का 102 बनाया, अब 100 नहीं ग्रो करेगा, अब 102 ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो जब तुम जबरदस्ती एनुअलाइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब तुम इफेक्टिवली देखेगा तो वो 4% नहीं है, वो कितना है, 4.04%। तो आज तुम लोग एक चीज समझ लिया कि हाफ ईयरली 2% इज नॉट इक्वल टू एनुअली 4%, इट इज मोर देन दैट, बिकॉज कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लो। अब मान लेते हैं एक्सिस बैंक है, ये मान लेते हैं मंथली हम लोग को 1% देता है इफेक्टिवली। तो तुम 100 रुपये डालेगा, 100 और 1, फिर 100 और 1, फिर 1.01, करेक्ट, ऐसे करके जाएगा ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारा एक महीने का फैक्टर क्या बनेगा, व्हाट इज द ग्रोथ फैक्टर ऑफ 1 मंथ। 1 रुपया डालेगा उसका 1.01 हो जाएगा एक महीना बाद, हर 1 रुपया पे 1 पैसा आएगा एक महीना बाद। 2 महीना में क्या होगा, पावर में 2, 3 महीना में क्या होगा, पावर में 3, 12 महीना में क्या होगा, पावर में 12। तो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हो गया, 1.01 टू दी पावर 12। अब अगर तुम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है बताओ, करो कैलकुलेटर में, फोन को ऐसे टेढ़ा कर लो, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो, 100 इंटू 1.01 टू दी पावर 12, 100 इंटू 1.01 टू दी पावर 12, 112.68 आ रहा है, 112.68 आ रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 12.68%। देख के क्या लग रहा था, 12% होगा, बट दैट इज एनुअली अप्रोक्सीमेटली 12%, नॉट इफेक्टिवली 12%। इफेक्टिवली कितना आ रहा है, 12.68%। बट अगर जबरदस्ती एनुअलाइज करके अप्रोक्स रेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12%। पहले इसको कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में क्या होता है, हर समय 1 साल का प्रोडक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 1 दिन से लेके 10 साल तक का प्रोडक्ट होता है, उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड का प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग का एजेंडा क्या है, अगर हम लोग को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट दे दे तो हम लोग को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए। ये हम लोग का एजेंडा है। और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट रेट्स, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट रेट्स। कॉपी करिए इसको। ब्रांच से ब्रांच निकलेगा ना, ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा। हाँ,
तुम्हारा फैक्टर क्या बनेगा। मैं आज खाली एक ही चीज सिखाने आया हूं, आज नहीं, आने वाला 60 क्लास जो तुम लोग को मैं दूंगा उसमें सिर्फ एक ही चीज सिखाऊंगा, फैक्टर कैसे बनाना है। फैक्टर कैसे बन रहा है तुम ध्यान दो, फैक्टर कैसे बन रहा है। फैक्टर बेसिकली क्या है, हर 1 रुपए पे 1 पैसा कमाई है, तो 1 महीने का फैक्टर क्या हो जाएगा 1.01। 1 महीने का फैक्टर क्या हो जाएगा 1.01। इट्स एज सिंपल एज दैट। 2 साल का होने से क्या होगा 1.01 का स्क्वायर, 3 साल का होने से क्या होगा क्यूब, 12 साल सॉरी 1 महीने का होने से क्या होगा 1.01, 2 महीना 3 महीना 12 महीना, 12 महीना होने से क्या होगा 100 तो इनिशियल प्रिंसिपल हमारा है, 100 रुपए इन्वेस्ट किए ना। हाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 12 महीना, तो 12 महीना का मेरा फैक्टर क्या बनेगा 1.01 टू द पावर 12। ये मेरा फैक्टर बना, इनटू प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तब मेरे को क्या मिलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा। डन हुआ सबका। इसके बाद में हेडिंग लगाना नॉमिनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, दीज आर एनुअलाइज्ड rates of interest. They are also known as convertibles. They are also known as convertibles, as they can be easily converted to effective rates of interest, as they can be easily converted to effective rates of interest. ठीक है, अब जैसे नोटेशन देखो, ठीक है, I2 आई स्क्वायर लिखा है और ऐसे ब्रैकेट है, आई स्क्वायर है नहीं बता रहा हूं, आई है और सुपरस्क्रिप्ट में 2 है और ब्रैकेट है। सो इसका मतलब क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली। 1 साल को 2 भाग में मैंने डिवाइड किया है, 1 साल को 2 भाग में मैंने डिवाइड किया है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली, 1 साल को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। क्या किया है 2 भाग में डिवाइड किया है, तो इसी हिसाब से मेरा I4 क्या हो जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली। तो ये मेरा जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट है, ये मेरा जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट है। अब एक चीज समझो, ये वाला जो मेरा है ना, इसमें मैंने बोला हाफ ईयरली इफेक्टिवली 2% मिल रहा है, माने मेरे को इन हैंड 2% मिल रहा है। मेरे को क्या मिल रहा है इन हैंड, बोलो मेरे को क्या मिल रहा है इन हैंड 2% मिल रहा है। इसका मतलब क्या है I2 by 2 is 2%, इन हैंड 2% मिल रहा है ना, और ये तो जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट है। तो जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट मैंने क्या बोला था कि अगर हाफ ईयरली इफेक्टिवली मेरे को 2% मिल रहा है, ऐ पेंट खराब हो जाएगा हटो। हाँ अभी तुम थोड़ा दीवार में टलका दिए हो, फिर तुम सो जाओगे, पेंट खराब हो जाता मेरा। तो 2% कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अरे 2 into 2 कितना होता है
4% ना, तो एनुअली अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा है? 4%, बट एनुअली इफेक्टिवली कितना मिल रहा है? 4.04%, बट हाफ ईयरली इफेक्टिवली कितना मिल रहा है? हाफ ईयरली इफेक्टिवली 2%। तो ये बेसिकली जो है ना I2/2, ये बेसिकली हाफ ईयर का इफेक्टिव रेट है। ये बेसिकली हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट है। तुमको वापस से मैं समझाऊंगा, पहले तुम ये वाला कॉपी कर लिया, ये वाला कॉपी किया, पहले इसको कॉपी करो आराम से। तो यहीं पर मैं बता देता हूं। सो I इज व्हाट? एनुअल effective rate of interest. I2/2 is what? Half yearly effective rate of interest. I4/4 is what? Quarterly effective rate of interest. I12/12 is what? Monthly effective rate of interest. They are also known as convertibles. They are also known as convertibles, as they can be easily converted into effective rates of interest. As they can be easily converted into effective rates of interest. ठीक है ना? So basically I is what? Annual effective rate of interest. I2/2 is what? Half yearly effective rate of interest. I4/4 is what? Quarterly effective rate of interest. And I12/12 is what? Monthly effective rate of interest. ये उठने का अलार्म था कि सोने का? अच्छा था, फिर ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूं कि I4/4 2% है। इसका मतलब क्या है? हर क्वार्टर में इफेक्टिवली मेरे को कितना मिलेगा? 2% मिलेगा। तो हर क्वार्टर में इफेक्टिवली 2% मिलेगा, मतलब एनुअली अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा? 8%। एक क्वार्टर का फैक्टर क्या बनेगा? एक क्वार्टर का फैक्टर क्या बनेगा? एक्सीलेंट, 1 + 0.02 विच इज व्हाट? 1.02। अगर पैसा को एक क्वार्टर आगे लेके जाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.02 से। यही अगर एक क्वार्टर पीछे लेके आना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय कितना? 1.02। अब एक चीज समझो, अगर ये है तो 2 क्वार्टर का क्या बनेगा? स्क्वायर। 3 क्वार्टर का क्या बनेगा? क्यूब। और 4 क्वार्टर का क्या बनेगा? 4 क्वार्टर इज इक्वल टू व्हाट? 1 ईयर। मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज व्हाट? 1 + I। दिस इज व्हाट? 1 + I। तो I क्या होगा? 1.02 to the power 4 - 1। यस और नो? सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। घूमो एवरीबॉडी, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ, 0.0824। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। हम बोलता है I2/2 10% है। इसका मतलब क्या है? हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट इज 10%, एनुअली अप्रोक्सीमेटली इट इज 20%, बट एनुअली इफेक्टिवली 20% है क्या? नहीं है, उससे ज्यादा है। सो अब एक चीज समझना, एक हाफ ईयर का फैक्टर क्या बनेगा? 1.1। 2 हाफ ईयर क्या हो जाएगा? 1.1 इंटू 1.1, तो ये कितना आएगा? 1.21 आ रहा है क्या? चेक करो एक फटाफट से, फटाफट से चेक करो। 1.21 आ रहा है। सो आई क्या हो जाएगा? एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना आएगा? 0.21। मैंने एनुअली इफेक्टिवली आई एम गेटिंग हाउ मच? 21%। क्लियर है? तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, 1 + IP/P होल टू द पावर P इज 1 + I। IP/P का मतलब क्या है?
when compounding is done p times a year. When compounding is done p times a year. तो अब बेसिकली हम कुछ फॉर्मूला लिखेगा, तुम लोग बस खाली येस और नो में जवाब देगा, ठीक है? तुम लोग बस खाली येस और नो में जवाब देगा. सॉरी, ठीक है? अब तुम लोग बताना कि ये चीज सही है कि नहीं है. सबसे पहले 1 प्लस I2/2 ये क्या है पहले ये बताओ. ये क्या है पहले ये बताओ. जो बता दिया मतलब वो पास है, वो पूरा सुन रहा था ढंग से आज पूरा क्लास में. ये क्या है पहले ये बताओ. गलत. हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है. 1 प्लस हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? गलत. दिस इज द अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर हाफ ईयर. फिर जब मैं करता हूं 1 प्लस I2/2 का स्क्वायर, दिस इज द अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर. तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 प्लस I2/2 का स्क्वायर इज व्हाट? 1 प्लस I. ये भी एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है, ये भी एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है. यस और नो? ये एक लिख सकते हैं. सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस I12 1 प्लस I12/12. ये क्या है? एक महीने का अक्यूमुलेशन फैक्टर टू दी पावर 12. एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज 1 प्लस I. फिर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस I4/4. ये हो गया एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर टू दी पावर एक साल का हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस I. ये भी एक साल का हो गया. यस और नो? हाँ या ना? वही जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 1 प्लस IP/P होल टू दी पावर P इज 1 प्लस I. अब वो हो गया. अब इससे हम लोग सिमिलरली एक और फॉर्मूला बना सकते हैं 1 माइनस DP/P होल टू दी पावर P इज व्हाट? 1 माइनस D. सेम डिस्काउंटिंग के लिए भी तो बना सकते हैं ना. एक और मोस्ट जनरल फॉर्म बना सकते हैं 1 प्लस IP/P होल टू दी पावर P इज 1 माइनस DP/P होल टू द पावर P. अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 1 ईयर. अब एक बात बताओ, क्या ये वाला जो P है और ये वाला जो P है, क्या ये दोनों सेम होना पड़ेगा तभी ये चीज वैलिड होगा? यस और नो? गलत. जरूरी नहीं है. हम लोग ये P और ये P को थोड़ी इक्वेट किए हैं. यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस I2/2 का स्क्वायर, तो ये एक साल का हो गया. और यहां मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस D4/4 टू दी पावर 4, ये भी एक साल का हो गया. तो ये वाला P और ये वाला P जरूरी नहीं है दोनों सेम हो.
4 अप्रैल को हम लोग का क्लास 12 के लिए एक बिगिनर्स स्टॉक मार्केट का वर्कशॉप हो रहा है. दैट इज फ्री फॉर ऑल द इन हाउस स्टूडेंट्स. टू यू ऑल इट इज कंपल्सरी टू अटेंड. ठीक है, सब लोग ऑफलाइन आके अटेंड करेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी क्लास के बाद हम दे देंगे. सब लोग को अटेंड करना है. हम लोग हर वीकेंड 1 से 2 वर्कशॉप रखेंगे तुम लोग के लिए. अभी आने वाला 3 साल अलग अलग टॉपिक पे रखेंगे. क्लाइमेट रिस्क, ESG, स्टॉक मार्केट्स, AI. बट यू शुड बी वेल इक्विप्ड विथ एवरीथिंग. हम लोग के यहां से जो भी पढ़ता है उसका एक ब्रांड है, उस स्टूडेंट का एक ब्रांड है. समझ गया ना? तो उसको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जो तुम लोग को नहीं मालूम होना चाहिए. तलवार का तेज धार बनाएंगे तुम लोग को एकदम. ना कोई कुछ भी पूछेगा तुम लोग 10 जगह में बैठ के बात कर सकेगा. ठीक है ना? तो और 5th को सब लोग को अटेंड करना है. हम लोग का AI का वर्कशॉप होगा. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड. एंड तुम लोग सब जो लोग भी फ्रेशर्स है, एक AI का हैकाथॉन होगा अप्रैल एंड में. हम लोग का देखना इंस्टाग्राम पे हम लोग डाल दिए. तो जो भी क्लास 12 से है या फिर जो भी फर्स्ट ईयर से है, मैंने जो भी एक्चुअली स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली सबके लिए AI का हैकाथॉन है. तो सब लोग रजिस्टर करेगा हैकाथॉन के लिए. तो उसमें बेसिकली हम लोग पिच तुम लोग को प्रिपेयर करना सिखाएंगे, कैसे पिच प्रिपेयर करना है. ठीक है ना? तो वो तुम लोग को एक केस कंपटीशन का फर्स्ट एक झलक रहेगा कि कैसे होता है ये सारे कॉम्पिटिशन्स. एंड जो हम लोग से नहीं भी पढ़ रहे, तुम लोग वो लोग को भी पार्टनर के रूप में ला सकता है उस AI हैकाथॉन में. ठीक है? तो ये 4th और 5th तुम लोग अपना पूरा ब्लॉक कर लेना एकदम. हम ग्रुप में भेजेगा, तुम लोग रजिस्टर कर देना. अच्छा, 4th वाला तो बैच फिल हो गया है. देख लेना, मतलब उसमें कौन सा बैच का है वो देख लेना. स्टॉक मार्केट का शायद पहला 2 बैच फुल हो गया है. ठीक है, देख लेना, उसमें डेट लिखा होगा. ठीक है, ये हो गया. अब आओ. दिस इज डन, येस और नो? दिस इज डन. ठीक है ना? अब आइए. अब जैसे तुमको क्या लगता है ये डीपी क्या है? व्हाट इज दिस डीपी? नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टिबल PA3. लिख दो. नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टिबल PA3. हाँ या ना? ठीक है ना? सो अब मैं कुछ सम देता हूं. I दिया हुआ 5%. अगर मान लो हम लोग को I2 निकालना है, PA3 जनरल फॉर्म है. जैसे I2 होता तो नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली होता ना. PA3 इज द जनरल फॉर्म. सो I2 अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इक्वेशन क्या बनाएंगे? 1 + I2/2 का स्क्वायर इज 1 + I, है ना? सो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 + I2/2 इज व्हाट? 1 + I टू द पावर 0.5, क्योंकि 2 जब यहां जाएगा तो हाफ हो जाएगा. अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे. ठीक है? ओ नहीं, दरकार ही नहीं है ऐसा करने का. तो इसका दरकार ही नहीं करने का. तो हम लोग इसके बाद में क्या बोल सकते हैं? I2/2 इज 1 + I टू द पावर हाफ -1. फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? I2 इज व्हाट? 1 + I टू द पावर हाफ -1 × 2. चलो यहां से सॉल्व करो. अभी वैल्यू डालो I का 0.05 और सॉल्व करो. कितना आ रहा बताओ मेरे को? कितना आ रहा बताओ मेरे को? कितना आ रहा है?
आगे तक बोलो, 5 से 6 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना होगा। 0.04939 बस 01। सबका यही आ रहा है क्या? चेक करो तो 0.0493901 चेक करो, सबका यही आ रहा है क्या? अगर ये आ रहा है तो सिमिलर तरीके से तुम लोग निकालो I4 I12। चलो स्टार्ट करो। तो I4 सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई टू द पावर 1/4 माइनस 1 होल इंटू 4, 1 प्लस आई टू द पावर 1/12 माइनस 1 होल इंटू 12। चलो स्टार्ट करो। अगर ये दोनों निकाल लिया, इसके बाद में ट्राई करना D, D2, D4, D12। चलो ट्राई करो, हम 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अब ट्राई करो ये सारा, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है? I4 कितना आ रहा है बताओ? I4 कितना आ रहा है? 0. ऐसे नहीं होता, एक सेकंड तुम बोलो तुम्हारा 0.8। I12 ठीक है। अब देखो I से D कैसे निकालना है ये हम लोग को मालूम है। I से D कैसे निकालना है ये हम लोग को मालूम है। D क्या होता है? I बाय 1 प्लस आई है ना। फिर D2 निकालने बोला है, तो 1.05 ये मेरा 1 प्लस आई हो गया, 1/1 माइनस D2/2 का स्क्वायर, सो 1.05 टू द पावर -1 बाय 2, 1 माइनस दिस होल इंटू 2 इज D2। तुम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेगा तो यही आएगा। D2 का अगर बना लेगा तो सिमिलर तरीके से किसका किसका बना सकते हैं? हाँ, 1 माइनस 1.05 टू द पावर -1/4 होल इंटू 4 इज D4, ठीक है। और फिर एक और चीज क्या कर सकते हैं? 1 माइनस 1.05 टू द पावर -1/12, ठीक है, होल इंटू 12 इज D12। एक्सक्यूज मी, 5 से 6 डेसिमल प्लेसेस। जो भी वर्किंग करेंगे 5 से 6 डेसिमल प्लेसेस में करेंगे, क्योंकि हम लोग को 100-200 करोड़ रुपया मैनेज करना है, हजारों करोड़ मैनेज करना है, लाखों करोड़ मैनेज करना है। तो उसमें पॉइंट में भी अगर गलती हो गई तो सोचो कितना बड़ा गलती हो जाएगा। आराम आराम से करो। स्टार्टिंग में गलती होगा, गलती होने दो। जितना गलती होगा उतना बढ़िया रहेगा। हो गया? हाँ, अब नेक्स्ट करना। ये वाला हो गया ना आंसर? हाँ हाँ आंसर, हाँ बताओ डी का कितना आ रहा है? बोलो भाई डी का कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है डी का? 0.0476199 19 के आगे क्या है? ठीक है। अब ये बताओ D2 का बताओ, बोलो। 185 नहीं आएगा, ये मैं तुमको चेक बता देता हूं। 5% आई था ना, तो उसके आसपास में ही आएगा। 0.0482। आगे करो, 5 से 6 डेसिमल प्लेस बोला था मैंने। 481, ठीक है।
1 के आगे कर लेना। उसके बाद में D4 का क्या आ रहा है? 84। D12 का क्या आ रहा है? चेक कर लो सबका यही आ रहा है क्या? 0.048691। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज जो 5% के लिए किया है, अब नेक्स्ट जैसे मैं तुमको देता हूं, आई दिया हुआ है 10%, तुमको निकालना है I2, I4, I6, I12, V, D, D2, D4, D6, D12। ठीक है, सेम तरीके से पूरा इसको सॉल्व करो। रिकॉर्डिंग अब हम बंद कर देंगे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास का फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो लोग के लिए, बट ऑफलाइन में जो लोग भी आए वो लोग अभी इसको सॉल्व करेगा। चलो सॉल्व करो। I2, I4, I6, I12, V, D, D2, D4, D6, D12। चलो अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, मैं टाइम दे रहा हूं। और एक चीज समझ लेना, जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग के लिए हमको होमवर्क में देना होगा। तुम लोग बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हम भेजेगा, ये सब देखेगा। उसके बाद में हाउ टू यूज कैलकुलेटर, हाउ टू यूज कैलकुलेटर नाम मैंने दे दिया, आज ही ले लेना। हाउ टू यूज कैलकुलेटर इफेक्टिवली वो तुम लोग देखेगा। ठीक है, और अगर इंस्टीट्यूट का मैथ पढ़ना है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट्स वाला जो टॉपिक है वो तुम लोग रीड कर सकता है, उसका जो क्वेश्चन है वो तुम लोग बना सकता है। ठीक है ना, चलो अब इस हमको बना लो।